हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे। आप देख रहे हैं दोस्तों डीबी पाठशाला यानी डीएलएड पाठशाला। दोस्तों हम लोग थर्ड सेमेस्टर का क्लास चला रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट करेंगे बैच। साथ ही साथ हम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी बैच चला रहे हैं। तो दोस्तों हमने शैक्षिक मूल्यांकन हम थर्ड सेमेस्टर में अभी पढ़ रहे हैं। आज की क्लास है 12 क्लास है, 14 क्लास लास्ट है। ठीक है, तो हम लोग का सिलेबस शैक्षिक मूल्यांकन का कंप्लीट होने वाला है, पेपर 1 का। साथ ही साथ मैं बता दूं हमने कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और हम फर्स्ट सेमेस्टर भी पढ़ा रहे हैं साथ में साथ। और विज्ञान थर्ड सेमेस्टर की साइंस की क्लास शाम को चलती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें दोस्तों। तो ये है आपका यूट्यूब का DLED_ पाठशाला, और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए नोट्स के लिए, तो DLED_ पाठशाला को। ठीक है, चलिए फिर तो हम एक बार देख लेते हैं कि हम ये जो हमारा बैच है, लक्ष्य बैच 90% प्लस बैच वाला है। इसमें हम लोग 100% पास होने वाले कंटेंट है, पूरा सिलेबस है, आसान भाषा में है सबसे मेन बात, और आपको अच्छे से हम समझाने वाले हैं। दोस्तों चलिए हम लोग पहले रिवाइज कर लें कि हमने लास्ट क्लास में 11th क्लास में क्या पढ़ा था। तो पहले कल हमने क्लास में पढ़ा था निदानात्मक परीक्षण क्या है, मतलब समस्या की पहचान इसमें होती है, पहचान होती है समस्या की, कौन सी समस्या हो रही है बच्चे को। उपचारात्मक मतलब रेमिडियल शिक्षण जो होता है उस समस्या का इलाज होता है। ठीक, निदानात्मक परीक्षण कमजोरी ढूंढता है, वहीं उपचारात्मक शिक्षण जो है वो कमजोरी सुधारता है। समझ में आया दोस्तों, ये होता है आपका उपचारात्मक शिक्षण। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब कम्प्लीमेंट्री है। उद्देश्य इसका क्या होता है, बच्चे का संपूर्ण विकास और आत्मविश्वास करना। ठीक, आत्मविश्वास दिलाना। आइए दोस्तों, तो फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास 12 शैक्षिक मूल्यांकन का। देखते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला चीज है क्रियात्मक शोध। ठीक, क्रियात्मक शोध क्या है, मतलब एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक मतलब एक्शन, शोध मतलब रिसर्च, शोध करना। शोध अनुसंधान का अर्थ है, मीनिंग ऑफ रिसर्च का क्या मीनिंग है रिसर्च का। शोध का मतलब होता है बार बार खोज करना, मतलब किसी चीज की बार बार खोज करना ही शोध करना होता है। ठीक, नई चीजें जानना और समस्याओं का हल ढूंढना। नई चीजें को जानना, कोई नई चीज है उसको जानना, और कोई भी समस्या आ रही है तो उसका हल ढूंढना ही आपका शोध का मतलब होता है, मतलब रिसर्च करना। ठीक, यह एक वैज्ञानिक और सुनियोजित प्रक्रिया है। सुनियोजित मतलब सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जिसका उद्देश्य होता है, यह एक वैज्ञानिक और सुनियोजित प्रक्रिया होता है जिसका उद्देश्य होता है नए तथ्य फैक्ट्स ढूंढना, नए फैक्ट्स को ढूंढना, नए तथ्य को ढूंढना, सिद्धांतों थ्योरीज का निर्माण करना, थ्योरीज और सिद्धांतों का निर्माण करना, और ज्ञान को बढ़ाना, और एक दूसरे के ज्ञान को बढ़ाना। तो इसका क्या उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य होता है नए तथ्य फैक्ट्स को ढूंढना, सिद्धांतों का निर्माण करना, और ज्ञान को बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब शोध के प्रकार क्या होते हैं, आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी, 30 मिनट प्लस भी जा सकती है, तो इसी के लिए अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और मौज करते हुए पढ़ेंगे। शोध के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है आपका, कितने प्रकार के रिसर्च होते हैं, शोध होते हैं। तो मूलभूत शोध, ठीक, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च। अब इसमें क्या आता है, इसमें सिद्धांतों की खोज और विकास किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें सिद्धांतों की खोज की जाती है और विकास किया जाता है। जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जो था, जो न्यूटन का, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स, अधिगम का सिद्धांत जो है, ये सारी चीजें आपके मौलिक या मूलभूत शोध है, मतलब फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च। इसमें क्या होता है, इसमें सिद्धांतों की खोज होती है दोस्तों, और उनका विकास किया जाता है। जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत और अधिगम के सिद्धांत, ये एग्जाम्पल हो गए, उदाहरण हो गए। ठीक है दोस्तों, तो इसी बात पे हम चलते हैं दूसरा वाला टाइप जो होता है प्रकार। दूसरा प्रकार है व्यवहारिक शोध। व्यवहारिक शोध जिसको अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब मौलिक शोध को व्यवहार में उपयोग किया जाए, जब मौलिक शोध जो फंडामेंटल आपका रिसर्च है उसका उसको उपयोग व्यवहार में किया जाए, तो उसी को व्यवहारिक शोध कहते हैं, मतलब अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, अधिगम के सिद्धांतों का स्कूल में बच्चों की पढ़ाई में प्रयोग करना। अब अधिगम का सिद्धांत जो था वो आपका मौलिक शोध था, ठीक है, लेकिन उसका उपयोग किया गया व्यवहार में। व्यवहार मतलब स्कूल में बच्चों की पढ़ाई में प्रयोग किया गया, तो ये एक व्यवहार हो गया।
तो इसी को व्यवहारिक शोध कहते हैं, मतलब अप्लाइड रिसर्च करते हैं। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। तो जब मौलिक शोध का व्यवहार में उपयोग किया जाए, मतलब उसका उपयोग किया जाए, तो ही उसको व्यवहारिक शोध कहते हैं। तीसरा आता है दोस्तों क्रियात्मक शोध, मतलब एक्शन रिसर्च। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें या ऐसा शोध है जो हमारे कार्य क्षेत्र, मतलब वर्क फील्ड जो है हमारा कार्य क्षेत्र है, से जुड़ी समस्याओं को वैज्ञानिक तरीके से हल करता है। या क्या करता है, यह हमारे कार्य क्षेत्र की जुड़ी समस्याएं जो होती है वो वैज्ञानिक विधि से उसको हल करता है दोस्तों। इसी कहते हैं समस्या हमारी और हल भी हमारा। समझे दोस्तों, इसी ही कहते हैं कि समस्या हमारी और उसका हल हमारा है। क्या है, क्रियात्मक शोध है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, स्कूल के बच्चे समय पर नहीं आते, स्कूल के बच्चे जो हैं वो समय पर नहीं आते, बच्चे गंदी भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो शिक्षक उसका समाधान खुद खोजे, या क्रियात्मक शोध कहलाता है। ठीक है, अब बच्चे अगर स्कूल में समय पर नहीं आते हैं या गंदी भाषा बोलते हैं, तो उसका क्या है, उसका क्या इलाज है, उसका शिक्षक उसको समाधान खुद ढूंढे, खोजे। यही होता है क्रियात्मक शोध कर। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका 3 प्रकार के शोध, जैसे मौलिक शोध, व्यवहारिक शोध और क्रियात्मक शोध। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपको समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे क्रियात्मक जो शोध है कि परिभाषा क्या होती है, डिफिनीशन क्या होता है क्रियात्मक शोध का। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देख लेते हैं क्रियात्मक शोध जो है उसका डिफिनीशन क्या होता है। तो क्रियात्मक शोध जो है, स्टीफन एम कोरी के अनुसार क्या बोला था इन्होंने, क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसमें व्यवहार करने वाला व्यक्ति अपनी समस्या को वैज्ञानिक ढंग से समझता है। व्यवहार करने वाला व्यक्ति, याद रखिए दोस्तों, व्यवहार करने वाला व्यक्ति अपनी समस्या को वैज्ञानिक ढंग से समझता है और उस पर निर्णय और सुधार करता है, उस पर निर्णय लेता है अपनी समस्या पर और उस पर सुधार करता है कि किस तरीके से सुधार जाए। इनकी किताबें का नाम है टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस। इनकी किताब थी स्टीफन एम कोरी का, कौन सी किताब थी, टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये होती है क्रियात्मक शोध की परिभाषा दोस्तों। इन्होंने क्या बोला था, स्टीफन एम कोरी ने क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसमें व्यवहार करने वाला व्यक्ति जो होता है वो अपनी समस्या को वैज्ञानिक तरीका, मतलब साइंटिफिक ढंग से समझता है और उस पर निर्णय और सुधार करता है। ठीक है, इनकी किताब थी टू इम्प्रूव द स्कूल प्रैक्टिसेस। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर इसी बात पे हम लोग आगे चलते हैं। क्रियात्मक शोध की विशेषताएं पढ़ते हैं हम लोग। क्या है हेडिंग, क्रियात्मक शोध की विशेषताएं, मतलब स्पेशल फीचर्स ऑफ क्रियात्मक शोध। ठीक, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिया। आइए देखते हैं, चलिए दोस्तों। तो यह एक अल्पकालिक होता है, मतलब शॉर्ट टर्म होता है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये क्रियात्मक शोध। समस्या का समाधान तुरंत खोजता है, समस्या का समाधान जो होता है इसमें तुरंत खोजा जाता है। सीधा व्यवहारिक उपयोग होता है, स्कूल, समाज, खेत, उद्योग हर जगह किया जा सकता है इसको। इसमें साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, प्रश्नवाली मतलब क्वेश्चनियर, परीक्षण मतलब टेस्ट, अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन जैसा उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कालिक शॉर्ट टर्म होता है, समस्या का समाधान तुरंत खोजता है, सीधा व्यवहारिक उपयोग होता है इसमें, स्कूल, समाज, खेत, उद्योग हर जगह किया जा सकता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें साक्षात्कार, प्रश्नवाली, परीक्षण, अवलोकन जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना आप लोग को। चलिए फिर आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं आगे क्या हम पढ़ेंगे। क्रियात्मक शोध की आवश्यकता क्या होती है। अब इसकी आवश्यकता क्या होती है, क्रियात्मक शोध करने की, क्रियात्मक रिसर्च करने की आवश्यकता बताइए। क्यों जरूरी है, क्योंकि कम समय में समस्या का हल मिल जाता है। कम समय में इसका जो साइंटिफिक तरीके से आप कर रहे हैं उसका हल ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए कम समय में समस्या का हल मिल जाता है। हर शिक्षक विद्यार्थी इसका उपयोग कर सकते हैं, सभी विद्यार्थी इसका उपयोग कर सकते हैं। शिक्षण विधियों में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण जो विधियां हैं उसमें सुधार किया जा सकता है, उसका लेवल और ऊंचा किया जा सकता है। पाठ्यक्रम को बच्चों की जरूरत के अनुसार बदला जा सकता है। जो पाठ्यक्रम है बच्चे की जरूरत पता चलती है और उससे बच्चों की जरूरत जो होती है उसी हिसाब से पाठ्यक्रम को बदल दिया जाता है। उदाहरण है अगर किसी कक्षा के बच्चे रोज देर से आते हैं तो उस समस्या को समझकर उसका समाधान ढूंढना ही क्रियात्मक शोध होता है। उदाहरण याद कर लीजिएगा दोस्तों, अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि क्रियात्मक शोध क्या, आप बताइए कि एग्जाम्पल उदाहरण क्या है, तो आप लिख सकते हैं अगर किसी कक्षा के बच्चे रोज देर से आते हैं या गंदी भाषा बोलते हैं या कुछ भी या होमवर्क नहीं करते हैं तो उस समस्या को समझकर उसका समाधान ढूंढना ही क्रियात्मक शोध होता है।
ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना आप लोगों को कि क्या क्या आवश्यकताएं क्यों आवश्यकता होती है क्रियात्मक शोध की, कम समय लगता है, समझे। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं दोस्तों। क्रियात्मक शोध के उद्देश्य क्या होते हैं, पर्पस क्या होता है इसका। कुछ खास उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से? व्यवहार में बदलाव लाना, अपने व्यवहार में बदलाव लाना, संगठन को बेहतर करना, अपने संगठन को ग्रुप को बेहतर करना, बदलाव के विद्रोह को कम करना, बदलाव का जो विद्रोह होता है दोस्तों उसको कम करना, समस्या का सही समाधान निकालना। ये सारे उद्देश्य होते हैं क्रियात्मक शोध के। क्या क्या? व्यवहार में बदलाव लाना, संगठन का बेहतर बनाना, बदलाव के विरोध कम करना और समस्या को सही समाधान निकालना। समझ में आया दोस्तों? यह था, हम लोग पढ़ रहे थे क्रियात्मक शोध के उद्देश्य क्या होते हैं, मतलब पर्पस ऑफ। ठीक, आइए अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है शिक्षा में क्रियात्मक शोध का महत्व क्या होते हैं। ठीक है, शिक्षा में मतलब एजुकेशन में क्रियात्मक शोध के महत्व क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होता है क्रियात्मक शोध का। ठीक, क्या इंपॉर्टेंस होता है? स्कूल की कार्य प्रणाली में सुधार, समझे। स्कूल की जो कार्य प्रणाली होती है उसमें सुधार होता है। अनुशासन व सहयोग बढ़ना, अनुशासन डिसिप्लिन और सहयोग बढ़ता है। बच्चों की समस्याओं को हल करना, बच्चों की समस्याएं को हल हो जाता है, उसका समाधान निकलता है। शिक्षक को आपसी सहयोग और मिलकर काम करने की भावना बढ़ाना, शिक्षक में आपसी सहयोग होता है और मिलकर काम करने की भावना बढ़ती है। देश की प्रगति में योगदान होता है इससे, समझे। ये सारे चीज आपके महत्व थे शिक्षा में क्रियात्मक शोध के। क्या क्या दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ये स्कूल की कार्य प्रणाली में सुधार, अनुशासन व सहयोग बढ़ाना, बच्चों की समस्याओं को हल करना, शिक्षक में आपसी सहयोग और मिलकर काम करने की भावना बढ़ाना, देश की प्रगति में योगदान करना। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया तो आगे हम लोग चलते हैं इसी बात पे। नहीं समझ में आया, अगर आप लोग को कभी बीच में ना समझ में आया करिए, आप पॉज करा करिए, आप फिर से उतना क्लिप देख लिया करिए। फिर भी नहीं समझ में आता है, आप दोस्तों कमेंट कर दिया करिए। कमेंट करके हम आपको उसका सोल्यूशन अगले वीडियो में या उसी कमेंट के नीचे हम दे सकते हैं। वो भी आपको नहीं करना, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पे डाउट पूछ सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग ने पढ़ा था शिक्षा में क्रियात्मक शोध के महत्व। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्रियात्मक शोध के लाभ क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होता है, क्या क्या अच्छे लाभ होते हैं। समस्या का तत्कालिक समाधान होता है, तुरंत इमरजेंसी में समाधान मिलता है, जल्द से जल्द समाधान मिल जाता है समस्या का। स्थान विशेष पर उपयोगी है, स्थान विशेष पर उपयोगी होता है। नीति निर्माण में सहायक होता है, नीति निर्माण करने में सहायक होता है ये चीज। बहु प्रतिभा को निखारने में सहायक होता है, बहु प्रतिभा जो होती है उसको निखारने या उभारने में सहायक होता है। बदलती परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा में बदलाव होता है। तो ये होती है क्रियात्मक शोध के लाभ। अब अगर आपको क्रियात्मक शोध पूछ लिया जाएगा तो आप कितना चीज लिख सकते हैं उसके बारे में, हमने कितनी चीज पढ़ा दी आपको। क्रियात्मक शोध क्या है, एक्शन रिसर्च जिसे कहते हैं, उसकी एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया, उसकी परिभाषाएं हमने बता दी, विशेषज्ञ उसके क्या बोलने लगे स्टीफन एम कोरी ने। फिर क्रियात्मक शोध की विशेषताएं क्या थी, उसकी आवश्यकताएं क्या थी, उदाहरण क्या है, उद्देश्य क्या है, शिक्षा में क्या महत्व है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, लाभ, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। तो अगर 5 नंबर 2 नंबर जितने में भी आ जाएगा आप खुद से बना करके उसका आंसर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो आगे हम लोग क्या है, आगे है क्रियात्मक शोध की कार्यविधि। अब जो क्रियात्मक शोध है, जो रिसर्च है, एक्शन रिसर्च, उसकी कार्यविधि क्या है, उसकी स्टेप्स क्या है, किस तरीके से वो होता है। तो पहले कुछ स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं। कितने स्टेप्स हैं? 7 स्टेप्स हैं। ठीक है दोस्तों, पहला स्टेप है क्या, समस्या की पहचान करना। पहले जो समस्या आ रही है बच्चों में या किसी में, उस समस्या को पहचान करना है कि वो कैसी समस्या है। जैसे उसका कार्य क्षेत्र, समय, मूल्यांकन आदि को समझना, समझे। समस्या का जैसे कार्य क्षेत्र, उसका समय और उसका मूल्यांकन आदि का समझना। दूसरा आता है कारणों का विश्लेषण करना। जो कारण आए हैं उसका विश्लेषण करना, समस्या क्यों हो रही है ये समझना, इसके कारक जानना, समझे, उसके बारे में विश्लेषण करना। फिर तीसरा आता है परिकल्पना, मतलब हाइपोथेसिस, मतलब सोचना, समाधान के संभावित उपाय सोचना। अब जो समाधान है उसके संभावित जो है उपाय सोचना, उसके बारे में उपाय सोचना, उसी को कहते हैं परिकल्पना, मतलब हाइपोथेसिस। फिर चौथा स्टेप आता है कार्यविधि, मतलब मेथोडोलॉजी। इसमें क्या होता है, कितने बच्चे का प्रयोग करें, कौन कौन से टूल्स प्रयोग हो, ये सारी आप कार्यविधि में आती है, मेथोडोलॉजी जिसे कहते हैं। पांचवा आता है प्रदत्त विश्लेषण, मतलब डाटा एनालिसिस। अब जो डाटा मिला उसे ग्राफ, प्रतिशत,
आदि में विश्लेषण करें। ठीक, अब कोई डाटा आपको मिला है तो उसको ग्राफ में, ठीक है, या किसी और ग्राफ में करें, या उसको परसेंटेज के फॉर्म में प्रेजेंट करें, दिखाएं। ठीक, तो ये सारी चीज आपकी आती है प्रदत्त विश्लेषण मतलब डाटा एनालिसिस। फिर आते हैं निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन। इसमें क्या होता है, समस्या को हल निकाला या नहीं ये समझना और सुधार करना। समस्या का हल निकला या नहीं ये पता लगाना, और ये समझना और सुधार करना, और उसमें सुधार करना। सातवां स्टेप आता है दोस्तों भावी कार्य योजना। भावी कार्य योजना मतलब फ्यूचर प्लानिंग। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब तक पूरा समाधान ना हो शोध चलता रहे, मतलब रिसर्च चलता रहे। जब तक आपको समाधान नहीं मिलता तब तक आप शोध करते रहिए, रिसर्च करते जाइए बार बार। तो क्या हमने पढ़ा इसमें, क्रियात्मक शोध की कार्य विधि जो है दोस्तों, उसमें 7 स्टेप आते हैं। पहला है समस्या की पहचान, कारणों का विश्लेषण, तीसरा है परिकल्पना, चौथा है कार्य विधि, पांचवा है प्रदत्त विश्लेषण जिसे डाटा एनालिसिस कहते हैं, छठा है निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन, सातवां है मतलब भावी कार्य योजना मतलब फ्यूचर की प्लानिंग। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना आप लोगों को क्रियात्मक शोध की कार्यविधि। लाइक कर दीजिए दोस्तों हम लोग को चैनल को। 3 स्लाइड और बची हुई है और हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं इसको। चलिए आते हैं पढ़ते हैं उपकरण जो प्रयोग होते हैं। इसमें कौन कौन से उपकरण प्रयोग होते हैं क्रियात्मक शोध में। ठीक, एक्शन रिसर्च में ठीक, एक्शन रिसर्च में क्या क्या उपकरण टूल्स का प्रयोग होता है। तो पहला आता है अवलोकन मतलब ऑब्जर्व करना। ठीक, दूसरा आता है प्रश्नवाली क्वेश्चनर, प्रश्न करना, तीसरा आता है साक्षात्कार इंटरव्यू, चौथा आता है परीक्षण टेस्ट, पांचवा है मापन स्केल मतलब रीडिंग स्केल। तो कौन कौन से टूल्स उपकरण हो गए इसमें, अवलोकन, प्रश्नवाली, साक्षात्कार, परीक्षण और मापन स्केल। तो ये सारे चीज उपकरण थे आपके एक्शन रिसर्च में जिसको कहते हैं क्रियात्मक शोध दोस्तों। अब आते हैं न्यायादर्श क्या होता है। ठीक, न्यायादर्श जो है वो क्या होता है मतलब सैंपल, कुछ बच्चे या वस्तुओं का एक ऐसा समूह जो पूरी कक्षा या समाज की प्रतिनिधित्व करे। समझे, कुछ बच्चे, कुछ चुनिंदा बच्चों या कुछ वस्तुएं का ऐसा समूह बनाओ जिससे वो पूरी कक्षा या अपने पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करें। ठीक है, तो उसी को कहते हैं न्यायादर्श मतलब सैंपल। जैसे उम्र, लिंग, बुद्धि, सामाजिक स्थिति को देखकर बच्चों का चुनना। ठीक है, यही होता है सैंपल। ठीक है दोस्तों, आइए आप लोग हम आगे पढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक हम लोग का क्रियात्मक शोध जो होता है उसका अभिलेखीकरण। अभिलेखीकरण मतलब डॉक्यूमेंटेशन हो गया या रिकॉर्ड कीपिंग हो गया। ठीक है, एक्शन रिसर्च का रिकॉर्ड कीपिंग कैसे क्या है। हाँ जी दोस्तों, हाँ जी, तो हाँ पढ़ रहे थे क्रियात्मक शोध के अभिलेखीकरण। तो शोध का जो दस्तावेज इस प्रकार बनाया जाता है, किस प्रकार, समस्या, बच्चों द्वारा गलत भाषा का प्रयोग। जैसे समस्या हम लोग पहले लिखते हैं कि बच्चों द्वारा, जैसे मान लो एग्जाम्पल होगा कि गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं बच्चे। फिर आता है शोधकर्ता का नाम, जैसे रोहित हो गया उदाहरण, जो शोध करता है, जो सही करता है। फिर आता है पद, छात्र स्टूडेंट, कक्षा आपने, शिक्ष, विषय आपका विज्ञान। ठीक है, उद्देश्य क्या हो गया इसमें, ये आपका रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, किस तरीके से रिकॉर्ड बनाते हैं, दस्तावेज बनाते हैं। कैसे, समस्या लिखिए, शोधकर्ता का नाम, पद, कक्षा और विषय विज्ञान। उद्देश्य क्या होता है, शिष्ट भाषा का प्रयोग बढ़ाना, उद्देश्य लिखते हैं वहां पे, शिष्ट भाषा का प्रयोग बढ़ाना, दूसरों का सम्मान करना सिखाना, ये आपके हो गए। इसी तरीके से आपका रिकॉर्ड कीपिंग मतलब क्रियात्मक शोध का अभिलेखीकरण करते हैं। कैसे करते हैं, ये चीजें लिखते हैं, कौन कौन सी चीज, आपकी समस्या, शोधकर्ता का नाम, उसका पद, कक्षा किस कक्षा में है, और विषय विज्ञान, और उसका उद्देश्य भी लिखते हैं, जैसे शिष्ट भाषा का प्रयोग बढ़ाना या दूसरों का सम्मान करना सिखाना। ये किस चीज का, अगर बच्चा आपका गलत भाषा का उपयोग कर रहा है कक्षा में। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों क्रियात्मक शोध का अभिलेखीकरण। समझ में आया दोस्तों। आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। आज हम लोग क्लास 12 के शैक्षिक मूल्यांकन की हमने पढ़ा दोस्तों क्रियात्मक शोध क्या होता है। ठीक है, शोध क्या होता है, क्रियात्मक शोध क्या होता है। फिर हमने पढ़ा शोध के प्रकार क्या होते हैं, मौलिक शोध और व्यवहारिक शोध और क्रियात्मक शोध। फिर हमने क्रियात्मक शोध के बारे में ढेर सारी चीजें पढ़ी, क्रियात्मक शोध की परिभाषाएं, क्रियात्मक शोध की विशेषताएं, उसकी आवश्यकताएं, उसके उद्देश्य, फिर क्रियात्मक का शोध का शिक्षा में महत्व, क्रियात्मक शोध के लाभ क्या क्या होते हैं, क्रियात्मक शोध की कार्यवाही, एक्शन ऑफ स्टेप्स, 7 स्टेप्स हैं इसमें। फिर हमने पढ़ा उपकरण जो उपयोग किए जाते हैं इस चीज में। फिर हमने पढ़ा सैंपल क्या होता है, न्यायादर्श। फिर हमने पढ़ा लास्ट में कि क्रियात्मक शोध का अभिलेखीकरण मतलब रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं उसका।
ठीक है, उसके और फिर हम यहाँ पे एंड हो जाता है। आइए हम लोग एक बार शॉर्ट नोट डिस्कस कर लेते हैं संक्षेप में याद रखने के लिए। क्रियात्मक सोच जो है, समस्या हमारी हल भी हमारा, समस्या हमारी हल भी हमारा, यही होता है क्रियात्मक सोच। एक छोटे स्तर की समस्याओं का वैज्ञानिक हल है, एक छोटे स्तर की समस्याओं का वैज्ञानिक हल है। शिक्षा समाज उद्योग हर क्षेत्र में उपयोगी होता है दोस्तों। स्टीफन एम कोरी ने शिक्षा में इसका प्रयोग किया। अवलोकन, प्रश्नवाली, साक्षात्कार इसका मुख्य उपकरण है। क्या क्या मुख्य उपकरण है? अवलोकन, प्रश्नवाली और साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। समस्या से समाधान तक की पूरी प्रक्रिया होती है, समस्या से समाधान तक की पूरी प्रक्रिया इसे होती है। ठीक है दोस्तों, समझ आया आप लोग को आज का लेक्चर? आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। ये थी हमारी शैक्षिक मूल्यांकन की क्लास 12। और दोस्तों हम लोग आपको बता दें, हम लोग डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का भी कोर्स बैच चला रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर वाला भी है तो उससे भी हमारा चैनल शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और 95% हम लोग बैच वहाँ चला रहे हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है और नोट्स भी हम लोग दे रहे हैं। तो डीएलएड पाठशाला वो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें दूसरे को, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।